हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम जो आपकी घटना चक्र जीएस दृष्टि की इंडियन पॉलिटी की बुक आती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, उसको कवर कर रहे हैं। तो इसकी जो पहली क्लास है वो आ चुकी है, नहीं देखी है तो वो भी देख लें। प्लेलिस्ट में मैं इस क्लास को भी ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो हम कंप्लीट बुक को कवर करेंगे। तो आपके स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये अच्छी बुक है इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कॉपीराइट भाई घटना चक्र जीएस दृष्टि वालों का ही है, ठीक है। और यहाँ पे फेयर यूज़ के अंडर इसे पढ़ाया जा रहा है, स्टडी पर्पज़ के लिए है केवल। तो आपके पास बुक है तब भी और नहीं भी है तब भी आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें याद भी होंगी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो क्लास को अगर टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देख लेना, नहीं तो 2 से 3 बार देख लेना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो दे रखे हैं इसमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप ज़रूर मेरे साथ पढ़िए इसको, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लें अपने A4 साइज़ पेज में। ऐसे A4 साइज़ पेज जो होता है उसमें नोट्स इस तरह से बनाएं, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट में लिख लें, यहाँ पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें इस तरह से, ठीक है। तो ये सेकंड क्लास है, देख लेते हैं हम 2 से 3 क्लासेस में इस बुक को कंप्लीट कर देंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी सभी को कवर करेंगे हम, ठीक है भाई। तो कॉपीराइट क्लेम जो है घटना चक्र जीएस दृष्टि वालों का ही है, अच्छी बुक है। यहाँ पे केवल स्टडी पर्पज़ के लिए पढ़ाया जा रहा है, जो यूट्यूब की फेयर पॉलिसी के अंडर आता है, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या है आगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लिंग्विस्टिक जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस तक। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इससे ऊपर पार्ट्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में क्या क्या है तो ये आप ज़रूर देख लें, पिछली क्लास में मैंने कवर करा दिए थे। तो इस क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड कमेटीज़। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड कमेटीज़। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन जो बना था वो बना था 1948 में। इसके चेयरमैन थे एस के धर। तो एस के धर धर कमेटी भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, किस लिए थी ये। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी थी ये। रिपोर्ट सबमिटेड कब की थी इन्होंने, तो दिसंबर, इस कमेटी की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो दिसंबर 1948 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद भाई रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी, कि स्टेट वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर जो है स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको माना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा इसके बाद जो बनी थी भाई, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था इसमें देखिए, इंस्टेंटेनियस फॉर्मेशन, द डिमाइज ऑफ पोटी श्री रामुलू आफ्टर 56 डेज लॉन्ग हंगर स्ट्राइक। तो देखिए हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे श्री रामुल्लू, पोटी श्री रामुल्लू, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने मांग की थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश फिर बन गया था भाई 1 अक्टूबर 1953 को। पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना हुआ स्टेट था ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और जो है स्पेशलिटी क्या थी, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ये पॉइंट याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, और आपको जो है ईयर और डेट याद रखनी है। डिवीज़न तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, 2014 को, 2 जून 2014। तो फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, तो पोटी श्री रामुल्लू आफ्टर 56 डेज ऑफ लॉन्गर जो है हंगर स्ट्राइक। उसके बाद जो है सरकार ने बात मानी और 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश 2 जून 2014। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। इसके बाद भाई जेवीपी कमेटी बनी थी। तो ये कब बनी थी, तो इन दिसंबर 1948 में, ठीक है, ये कमेटी बनी थी। इसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया। तो जेवीपी से
जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पताबी सीतारामैया। और इन्होंने रिपोर्ट कब कब सबमिट की थी? तो अप्रैल में 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? तो रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इन्होंने जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का, उसको रिजेक्ट किया था भाई। ठीक है। तो जेवीपी कमेटी किससे संबंधित है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो ये बना था इन 1953 में। चेयरमैन थे फजल अली, तो इसे फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, तो आपको ध्यान रखना है फजल अली कमीशन किससे रिलेटेड था? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। तो मेंबर्स कौन थे? और इसके दो मेंबर्स थे, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। तो चेयरमैन थे इसके फजल अली, उसके साथ दो मेंबर भी थे, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू। रिपोर्ट सबमिट कब करी थी इन्होंने? तो 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? रिकमेंडेशंस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ऊपर देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो आंध्र प्रदेश कब बना था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। एंड देन गुजरात 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश कब बना था? तो 25 जनवरी 1971। क्रोनोलॉजी में कई बार आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेट कब बना था, तो क्रोनोलॉजी आपसे कई बार पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछी भी गई है। तो मेघालय 1972 एंड मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972 एंड ये सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम जो है 20 मई 1987। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? तो 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 एंड झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। तो आपको ईयर जरूर याद रखना है, क्रोनोलॉजिकली कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद देख लेते हैं। तो इसके बाद है भाई सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो सिटीजनशिप जो है पार्ट सेकंड में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। और आर्टिकल्स आपके 5 से लेके 5 to 11 तक आर्टिकल्स हैं। प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन इंडिया। ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, और 2 प्रकार के लोग हैं इंडिया में, एक तो सिटीजन्स हैं और एक फॉरनर्स हैं। फॉरनर्स जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के फॉरनर्स हैं, और एक एनेमी कंट्रीज़ के फॉरनर्स हैं। ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या है भाई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। द रेगुलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ इज प्रोवाइडेड अंडर। तो किस आर्टिकल के अंडर है? तो आर्टिकल 11 के अंडर। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही पास करेगी भाई, कोई लॉ बनेगा तो सेंटर में। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को कब किसने पास किया था? तो पार्लियामेंट ने। The rights under Article 15, 16, 19, 29 and 30 are available only for citizens। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन स्टेट पीसीएस, हरियाणा स्टेट पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो राइट्स अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 अवेलेबल ओनली टू दी सिटीजन्स। डुअल सिटीजनशिप, सेपरेट सिटीजनशिप फॉर स्टेट। तो सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है ये डुअल सिटीजनशिप, एक तो सेंटर की सिटीजनशिप है और एक जिस स्टेट में है उसकी सिटीजनशिप है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है भाई, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। तो रिलेटेड फैक्ट्स में देखते हैं क्या है। तो देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग द राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ सम पर्सन्स माइग्रेटिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो 1 मिनट रुकिए, इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
तो देयर इज़ अ प्रोविजन रिगार्डिंग द राइट्स टू सिटीजनशिप ऑफ सम पर्सन्स माइग्रेटिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो अंडर आर्टिकल 6 के अंडर दे रखा है ये। देयर इज़ अ प्रोविजन रिगार्डिंग द राइट्स टू सिटीजनशिप ऑफ सम पर्सन्स माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, आर्टिकल 7 में दे रखा है। देयर इज़ अ प्रोविजन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, आर्टिकल 8 में है। व्हेन अ person voluntarily become a citizen of a foreign state, his Indian citizenship automatically ceases under article 9। तो अगर कोई पर्सन है, इंडियन सिटीजनशिप है, वॉलंटरी अगर सिटीजन बन जाता है, दूसरे जो है फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में दे रखा है भाई। नेक्स्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इंजॉयड बाय फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉरेनर्स के द्वारा और जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा जो इंजॉय किए जाते हैं, ठीक है। तो वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों के लिए हैं ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा चैप्टर है ये आता है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में देख लेते हैं क्या क्या है भाई। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये आपके दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 टू 20, आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यह है आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं क्या है। तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट। कैसे क्रिएट कर सकती है पार्लियामेंट नया स्टेट? सॉरी गाइस, तबीयत खराब है थोड़ी। तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो अगर नया स्टेट क्रिएट करना है तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, टोटल के आधा, ठीक है। जो सिंपल मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में, उसके थ्रू जो है पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है न्यू स्टेट्स को। नेक्स्ट है भाई, देयर इज़ अ राइट टू मर्ज एनी स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन, दैट इज़ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को राइट है वो किसी भी स्टेट को इंडियन यूनियन में जो है मर्ज कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा इज़ 20। तो लोकसभा में जो यूनियन टेरिटरीज की रिजर्व सीट है वो कितनी है? तो 20 है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड 1 नवंबर 1956 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज। तो 14 स्टेट्स को रिकमेंडेशन दी गई थी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को। द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड 1 नवंबर 1956 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो 14 स्टेट्स बने थे, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट दे रखे हैं। टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया बाय। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉज हैं कौन बनाता है? तो पार्लियामेंट बनाती है। सिटीजनशिप इज मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 5 to 11 पार्ट सेकंड में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिटीजनशिप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। सिटीजनशिप इज ग्रांटेड इन यूएसए। तो डुअल सिटीजनशिप है यूएसए में, एक तो सेंटर की और एक स्टेट की। According to the Indian Citizenship Act 1955, to obtain Indian citizenship by registration, a person of Indian origin has to reside in India since 5 years.
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई। तो एक्विजिशन, डिटर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो इसके बारे में दे रखा है। तो कैसे एक्विजिशन, डिटर्मिनेशन, टर्मिनेशन इंडियन सिटीजनशिप का हो सकता है, तो ये बता रखा है इसमें। तो वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, तो इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेशनलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, तो ऐसे जो है वेज हैं ये जिससे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। एक तो बर्थ है, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। और लॉसिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो कैसे लॉस की जा सकती है, लूज कैसे की जा सकती है इंडियन सिटीजनशिप, ऑन द रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। दूसरा जो है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तीसरा डेप्रीविएशन ऑफ सिटीजनशिप। तो तीन तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप लूज हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो है यहाँ पे, तो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो है एक्ट 2019 केम इन टू फोर्स 10 जनवरी 2020। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में कब आया, केम इन टू फोर्स 10 जनवरी 2020। एक्ट विल प्रोवाइड द सिटीजनशिप टू द माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसके लिए हिंदू कम्युनिटी, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, तो 6 कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंध रखती हैं। ठीक, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी इस अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A। कौन सा अमेंडमेंट था वो, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था। तो इसे राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 21A के थ्रू। ठीक है, ऐड किया गया था आर्टिकल 21A। वैसे आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में इम्प्लिसिट है, जो आर्टिकल 19(1)(a) में। मेनका गांधी केस 1978 डील्स विद द extension of fundamental rights guaranteed under Article 21. Wearing kirpan by Sikh is considered a part of religious freedom under Article 25. प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देख लेते हैं और क्या है। तो ये कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं जो है, एक मिनट रुकिए। तो आर्टिकल 5 जो है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड दे रखे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 जो है राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 जो है ये है इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीज्ड ऑन टेकिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। अगर किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली है दूसरी कंट्री की, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 11 क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आगे देखते हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स आ गए अब। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमने अडॉप्ट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो अडॉप्ट किए हैं यूएसए के जो राइट्स हैं। ठीक है, तो यूएसए से हमने अडॉप्ट किए हैं। प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में दे रखे हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 12 टू 35 तक। आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, याद रखना है ज़रूर। और
आर्टिकल 32 जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं इसमें। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, और कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट्स हैं वो है आर्टिकल 29 और 30 में। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, एंड राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। तो ऐसे याद रख सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29 टू 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 21। तो आर्टिकल जो 21 है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्या दे रखा है इसमें। तो आर्टिकल 21 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल जो है 19 1D, राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया गॉट द राइट ऑफ प्राइवेसी व्हेन इट वाज मर्ज्ड विद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो ये जो है इस स्टेट में जो ये केस था, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो इसमें आर्टिकल 1 सब क्लॉज डी, राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया गॉट द राइट ऑफ प्राइवेसी व्हेन इट वाज मर्ज्ड विद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में हुआ था। ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ फेयर एंड जस्टिफाइड केस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोहिबिशन इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ फेयर एंड जस्टिफाइड केस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे है मेजर राइट्स एंड अदर मेजर राइट्स। तो मेजर राइट्स में जैसे कि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर अंडर आर्टिकल 19 एंड 21, the right to live a life of dignity includes the right to die in a dignified manner, decision of the petition of the common cause NGO। तो right to live a life of dignity includes the right to die in a dignified manner, decision of the petition of the common cause NGO। तो अदर मेजर राइट्स, तो इसमें है राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट्स अगेंस्ट पुटिंग स्टिक features in feet, stick fetters in feet, right to good roads, right to reputation, right against sexual harassment of women at workplace, rights against violence in custody, rights against delay in execution of a death sentence, right against solitary confinement। तो ये आपको पता होने चाहिए। राइट टू जो लाइफ है 21 के अंडर क्या क्या आते हैं। इसके अलावा रिलेटेड आर्टिकल्स रिलेटेड टू आर्टिकल 45 ऑफ पार्ट जो है फोर्थ के अंडर जो है आर्टिकल जो 45 है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, प्रोविजंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाय द स्टेट फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर, ये आर्टिकल 45 में दे रखा है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। तो ये प्रोविजन है जो आर्टिकल 21 ए, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, इसे फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स। तो और देखते हैं राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखिए, राइट टू हेल्थ मेडिकल असिस्टेंस टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर। ठीक है भाई। और क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इंडस्ट्रीज, राइट्स ऑफ वुमेन टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट्स टू प्राइवेसी। तो ये सारे राइट टू जो है लाइफ के अंदर दे रखे हैं। राइट्स नॉट गो आउट ऑफ स्टेट, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू शेल्टर एंड राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। आर्टिकल 25 ए,
सब क्लॉज के फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to provide the opportunities of children to the of education. It shall be the duty of every citizen of India to provide the opportunities of education to the child, whether their parents or guardians between the age of 6 to 14 years. तो ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए बिल्कुल 11 के 11, ठीक है। यहाँ पे है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में दे रखा है, ठीक है। और आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है भाई। तो अवार्ड्स जो है पद्मा अवार्ड्स, ये अवार्ड्स हैं, टाइटल्स नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 के अंदर दे रखा है टोटल 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आगे देखते हैं आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए राइट्स, और तो आर्टिकल 19 है उसके अंदर जो 6 राइट्स दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 1 बी तो राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो ये आपको याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो थर्ड में है आर्टिकल 19 1 सी के अंदर है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। आर्टिकल 19 1 डी के अंदर है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 19 1 ई राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 1 जी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसके बाद देख लेते हैं क्या है भाई। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 में क्या है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 के अंदर क्या है तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एक्ट ETC। तो आगे देखते हैं। तो अब आता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी में क्या है तो प्रायर स्टेटस क्या था फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 1F एंड आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 1E में एंड आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 एंड 19 1E में 1F में दे रखा था। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है तो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट्स है मेंशन इन आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 12 में, ठीक है। रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो लीगल राइट्स बाय 44th जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे लीगल राइट कब बनाया गया था तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब इसे लीगल राइट बनाया गया था और इसे आर्टिकल 300A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, ठीक है। कुछ रिट्स हैं जो इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हिबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, सर्टियोररी है, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं जब किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके अलावा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अब आते हैं हम आर्टिकल 25। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 देखिए सीधे आर्टिकल आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा यहाँ से। तो आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 जो है इसमें क्या है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दे रखा है आर्टिकल 29 में, और ये है 30 में। ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सस्पेंशन हो जाता है। तो आर्टिकल 358 इसमें दे रखा है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड, आर्टिकल 359 के अंडर दे रखा है अदर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड बाय द प्रेसिडेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये आर्टिकल जरूर याद रखने हैं आपको, 358, 359 इनमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर, इसमें जो दे रखे हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब दिया था? तो केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला स्टेट 1973 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010 को, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन एंश्राइंड। तो आर्टिकल 19 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंश्राइंड। अंडर द डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट एक्ट, a person can be imprisoned without trial for 3 months. Next जो point है, no accused can be compelled to be a witness against himself, a provision in the article 20 subclause 3 of the Indian Constitution. Next point है, under the term Hindu used in article 25 of the Indian Constitution includes तो बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। नेक्स्ट पॉइंट है, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो 1976 में पास किया था। इसके बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भाई फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। टेंडेंसी क्या है? नेगेटिव एनफोर्सिएबल। ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये जरूर याद रखना है आपको। लेजिस्लेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कहाँ से ली है? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। टेंडेंसी क्या है? पॉजिटिव, नॉट एनफोर्सिएबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्राइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फंडामेंटल राइट्स के लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डीपीएसपी के लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, लॉ रिक्वायर्ड है बनाना। नेक्स्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक मिनट भाई जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा। तो द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है भाई, जो कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा है। उसके अलावा द इक्वल रिमनरेशन एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट 1976 में। देयर इज अ प्रोविजन फॉर इक्वल मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इन आर्टिकल 39A में। The ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good is mentioned in Article 39B में। The operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production of the production to the common detriment is mentioned in Article 39C। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। तो ये है, देयर इज एन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39D में। देयर इज एन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 39D।
The number of fundamental duties added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 was 10th. So the number of fundamental duties added by 42nd Constitutional Amendment Act, जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तो कितनी थी? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो 11th वाली जो ऐड की गई थी वो ऐड की गई थी भाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट आया था 2002 का, उसमें ऐड की गई थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी स्वरण सिंह कमेटी इंक्लूडिंग दी चेयरमैन, तो स्वरण सिंह जो कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे? तो 12 मेंबर्स थे चेयरमैन को लगाकर। इसके अलावा द नेम ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक इफेक्टिव द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जीएस वर्मा कमेटी 1999। तो नेम ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक इफेक्टिव द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जीएस वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज से। इसके अलावा अब आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसे अनजूम कर लेते हैं हम थोड़ा। ठीक है भाई, तो ये हो गया ज़्यादा, तो थोड़ा जूम ही कर लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51, आर्टिकल 51A। ठीक है, और पार्ट 4A के अंडर आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ए के आर्टिकल में है सारी 51, सब क्लॉज ए में। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, 11 के 11 आपको याद होनी चाहिए, 11 के 11 एग्जाम में कई बार नंबरिंग पूछ लेता है। टू पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन ऑफ और sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो 6 है उसमें क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी 7th, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ and to have compassion for living creatures। उसके अलावा 8th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। उसके अलावा जो 9th फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। 10th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? To strive towards excellence in all the spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। नेक्स्ट है 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द एज 6 and 14। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट होती हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो एक बार इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज 11, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर जो है सोवियत यूनियन, नाउ रसिया, मैंसनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A के अंडर है फंडामेंटल ड्यूटीज़, रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमेटी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आई हैं, तो स्वरण सिंह कमेटी आपको याद रखना है। कब ऐड की गई थी? तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है नहीं थी। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसमें
10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, और 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड की गई थी, तो वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड प्रोविजंस किस में दे रखे हैं, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 52 टू 62। तो इतना आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दे रखा है। अब आर्टिकल्स जो हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड उन्हें देख लेते हैं। तो आर्टिकल 62 जो है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 60 में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में क्या है, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 ये है क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ एज ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 कंसोलिडे कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 56 में क्या दे रखा है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स टू द ऑफिस। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 में दे रखा है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द कोलेटरल, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 55 में मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल्स रिलेटेड है प्रेसिडेंट से, तो ये सारे आपको आर्टिकल्स 53, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58, 59, 60 एंड 61, 62, ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स बोथ दी हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू कश्मीर, तो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होते हैं। मेथड्स ऑफ इलेक्शन, तो इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, और सीक्रेट जो बैलेट होता है उससे इलेक्शंस होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या है भाई, टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज एंड नोट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन स्टेट, सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट, एंड मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड अ मैनर ऑफ द लोकसभा। अब क्या है इसमें, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नॉमिनेशन ऑफ द, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा अनजूम कर लेते हैं, आई थिंक अब ठीक है। तो नॉमिनेशन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स ऑफ द कैंडिडेट, at least 50 electors, member of the parliament, members of the legislative assemblies, and security deposit 15,000 है, and forfeiture of the security deposit on receiving less than 1/6 of the total votes cast. Next है vacancy in the office of president, तो on removal by impeachment process, on his death and on his resignation, एंड फोर्थ पॉइंट है व्हेन द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे वैकेंसी हो सकती है प्रेसिडेंट के जो ऑफिस होते हैं उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीचमेंट मोशन ऑफ द ऑन द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट मोशन है वो कैसे होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 61 में दे रखा है इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो देखिए रीज़न क्या है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट, नोटिस जो दिया जाता है एटलीस्ट 14 days प्रायर नोटिस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रपोजल, उसके बाद सिग्नेचर ऑन द नोटिस एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस कंसर्न्ड,
प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है जो इम्पीचमेंट मोशन है। इसके अलावा पास कैसे होता है मोशन? बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बाय अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है भाई पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं ये देखनी है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में जो है यहाँ पे द एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी expressed to be taken in the name of the president, article 77 subclause 1। all appointments made by the president except the appointment of judges, declaring and next point है declaring and administering scheduled areas। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है एग्जीक्यूटिव पावर्स में, ठीक है। जुडिशियल पावर्स क्या क्या हैं? तो जुडिशियल पावर्स में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पार्डनिंग पावर्स हैं आर्टिकल 72 में, एंड पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। ये याद रखना, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब जो है लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उनमें देख लेते हैं क्या 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 है। तो लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उसमें समनिंग प्रोपगेशन रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 85। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 87। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 108। असेंट टू बिल, आर्टिकल 111 111। एंड प्रमलगेट्स ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 तो 123। तो ऑर्डिनेंस की पावर्स किस में है प्रेसिडेंट के? तो आर्टिकल 123 में। एमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। एंड प्रेसिडेंट रूल ये है आर्टिकल 356 एंड 365। फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। तो इतना आपको पता होना चाहिए पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स में मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 1110। द प्रेसिडेंट कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112। Expenditure from the contingency fund only with the prior permission of the president under article 267। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 में। ये फाइनेंशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। इसके अलावा अदर पावर्स में जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल फॉरम्स एंड अफेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेंडिंग एंड रिसीविंग एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है भाई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रखे हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है भाई। तो देखते हैं एक बार थोड़ा सा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनका टेन्योर था 26 जनवरी 26 जनवरी 1952, 13 मई 1962। टेन्योर था 1 to 3, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीक्वेंस बाय द टेन्योर फर्स्ट टू थर्ड, और इंडिविजुअल ऑर्डर फर्स्ट। तो पहले जो प्रेसिडेंट रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इनका टेन्योर दे रखा है 62 तक। उसके बाद रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 to 67, ठीक है भाई। 4 साल का इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे 1967 से 69, ठीक है। तो सीक्वेंस बाय टेन्योर। उसके बाद वीवी गिरी 1969 to 69। जस्टिस मोहम्मद जो है हिदायतुल्लाह, ये 69 से 69 तक ही रहे थे, 20 जुलाई 69 से 24 अगस्त 1969। वीवी गिरी फिर से रहे थे, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 एमरजेंसी के टाइम पे। बी डी जत्ती ये 1977 से
11 फरवरी 1977 टू 25 जुलाई 1977। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 टू 25 जुलाई 1982। और यह है ज्ञानी जेल सिंह जी 25 जुलाई 1982 टू 25 जुलाई 1987। आर वेंकट रमन तो 25 जुलाई 1987 टू 25 जुलाई 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई टू 25 जुलाई 1992 टू 25 जुलाई 1997। के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 टू 1992। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 टू 25 जुलाई 2007। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी तो 25 जुलाई 2007 टू 25 जुलाई 2012। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2022 टू 25 जुलाई 2017। रामनाथ कोविंद तो ये रहे थे। अभी इनके बाद है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का आपको याद रखना है। रामनाथ कोविंद के बाद जो है रामनाथ कोविंद के बाद जो है आए थे जो है ठीक है। तो नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। द्रौपदी मुर्मू जी ऑर्डर जो है ये रहा। तो 15 प्राइम जो है 15 प्रेसिडेंट है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ठीक है। नेक्स्ट है भाई पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पार्डनिंग पावर्स कौन कौन सी है प्रेसिडेंट की। तो पार्डन करते हैं कंप्लीट। पार्डन का क्या मतलब है। तो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। कम्यूट कर सकते हैं रिड्यूसिंग बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। और रेमिट कर सकते हैं रिड्यूस द पीरियड ऑफ पनिशमेंट। रिप्राइव तो रिडक्शन ऑफ द पनिशमेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। रेस्पाइट आ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट स्पेशली दी डेथ पेनल्टी। तो ये पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की ठीक है। आर्टिकल 72 में दे रखी हैं ये। वीटो पावर्स कौन कौन सी हैं। एब्सोल्यूट वीटो रिजर्व ऑप्शन ऑन द बिल। सस्पेंशन वीटो सेंडिंग द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन विद ऑब्जेक्शंस। पॉकेट वीटो नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द बिल। नेक्स्ट है भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द कमांडर इन चीफ ऑफ 3 आर्मीज ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर अ जियोग्राफिकल एरिया इज अ शेड्यूल्ड एरिया बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। The elected members of the Delhi and Puducherry legislative assemblies were included in the President's Electoral College by 17th Constitutional Amendment Act 1992. So, elected members of the Delhi and Puducherry legislative assemblies were included in the President's Electoral College by the 17th Constitutional Amendment Act 1992. Where there is a vacancy of the office of the president, it should be filled within 6 months from the date of vacancy. Next point है the one who will take over the office vacant due to death, resignation or removal of the president, vice president in the absence of जो है in the vice president one who will take over the office vacant due to the death, resignation or removal of the president। तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे ऑफिस को। इन दी एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। अब है एग्जाम विजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे टिल नाउ दी ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 July 1969 to 24th August 1969. Money bill is introduced in Lok Sabha by the prior recommendation of the president. The president has the right to receive information from the prime minister under Article 78 of the Indian Constitution. Next point है the president of the country is to be elected जो है unopposed नीलम संजीव रेड्डी। Next point है impeachment proceedings are quasi judicial process. The executive chairman of India, the president of India। ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारे हो गए हैं
जो है प्रेसिडेंट तक हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अटॉर्नी जनरल। तो आज के लिए भाई इतना ही। नेक्स्ट जो बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो कल की क्लास में करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, तो आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और भाई क्लास कैसी लगी जो है अपने जो रिव्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंटेंट प्राप्त हो सके। ठीक है, आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए और एग्ज़ाम निकालिए भाई। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।